चलो शुरू करते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कल वाले टॉपिक्स कंटिन्यू करें। कल जो सेक्शंस हमने पढ़े उसमें आपको कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। बोलो, कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना हो। 244 तक अपन ने ख़त्म कर लिया था। उस ब्लॉक में एक्चुअली अब एक ही सेक्शन बाकी है जो आज देखना है, दैट इज़ 245। तो वहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सारे सेक्शंस कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। तो सेक्शन 245 से कंटिन्यू कर लेते हैं, दैट इज़ क्लास एक्शन। क्लास मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो अगर वो भी चाहें तो ऐसे कोई मैटर में एक्शन ले सकते हैं और ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, वही स्टोरी है। अब इतना बड़ा सेक्शन दे रखा है तो अपने लैंग्वेज के साथ उसको कवर करते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। तो सब सेक्शन 1 देखो क्या बोल रहा है। सच नंबर ऑफ मेंबर्स, डिपॉजिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम एज द केस मे बी एज आर इंडिकेटेड इन सबसेक्शन 2 मे इफ they are of the opinion that the management or conduct of the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the interest of the company or its members or depositors, file an application before NCLT on behalf of the members or depositors for seeking all or any of the following orders namely। तो ये सारे मैटर आप लेके जा सकते हो कि हमको इनमें से कोई डिसीजन चाहिए NCLT से, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब क्लास एक्शन और बाकी जो पॉइंट्स अभी तक हमने देखे उसमें डिफरेंस क्या है। 241 में भी तो यही हो रहा था, कुछ लोग मिलके ट्रिब्यूनल के पास जाके ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का मैटर रेज कर रहे थे, बट वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे ऐसा है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, आपके डिपॉजिटर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट वाले, तो वो सब कवर हो गए। तो अगर उनमें से किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये जो डिसीजन लिया गया है ना, इससे हम सबका नुकसान है और किसी एक शेयर होल्डर का या एक डिपॉजिटर का नहीं, पूरी डिपॉजिटर्स की जो कम्युनिटी बोल लो या पूरी गैंग बोल लो ना, सबका नुकसान हो रहा है। या प्रेफरेंस वाले हैं तो सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लॉस है। तो एज अ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वी आर कलेक्टिवली इंटरेस्टेड कि इस चीज़ को NCLT में लेके जाना चाहिए। और वहाँ पे ऐसा था 241 में या 244 में कि उसमें पर्टिकुलर क्लास के ही लोग अफेक्ट हो रहे हैं, नॉट नेसेसरी। कोई भी जितने भी टोटल इन्वेस्टर्स हैं उनमें से किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो वो 100 इन नंबर हो या 1/10 इन कैपिटल होल्ड करते हो तो वो लोग जा सकते हैं। अब वो सेम क्लास को बिलोंग करते हो, डिफरेंट क्लास को बिलोंग करते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन वहाँ पे नहीं था। बट 245 में वो क्लास वाला स्पेसिफिकेशन रहेगा, तो उस बेसिस पे अपने थोड़ा डिफरेंशिएशन उसका कर सकते हैं। अब क्या ऑर्डर्स आपको चाहिए ट्रिब्यूनल से वो भी समझ लो। टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जो आपको लगता है कि यार ये तो लीगली अल्ट्रा वायर्स है, तो इसको पहले से रोकना चाहिए, तो एक तरीके से आप इंजंक्शन मांगने जा रहे हो, स्टे ऑर्डर मांगने जा रहे हो, वैसे रिलेट कर सकते हो। दूसरा, टू रिस्ट्रेन फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर जाके एक्ट करना। ब्रीच का मतलब वो कि जो आपने कमिटमेंट दिया था वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मोर और लेस एक ही ट्रैक पे चल रहा है वो, कि कहीं ना कहीं हम ब्रीच कर रहे हैं। टू डिक्लेयर अ रिजोल्यूशन ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एज वॉइड। जो रिजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ऑल्टर करने की बात हुई है, बोल रहे हैं कि ये वॉइड होना चाहिए और NCLT से इसको वॉइड डिक्लेयर करवाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। क्योंकि उस रिजोल्यूशन को पास करवाते टाइम सारे फैक्ट्स और जो भी डिटेल्स है ना वो प्रेजेंट नहीं की गई थी, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। आधी चीज़ें बता के आधी चीज़ें छुपा के रिजोल्यूशन पास करवा लिया और कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, वैसा एलिगेशन है, उस पॉइंट पे बोल रहे हैं। टू रिस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रिजोल्यूशन, वही जो रिजोल्यूशन पास किया उसका एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। तो आपको ट्रेंड समझ आ रहा है कि वो किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मेमोरेंडम फॉलो नहीं हुआ, आर्टिकल्स फॉलो नहीं हुए, एक्ट फॉलो नहीं हुआ, फैक्ट्स छुपा के रिजोल्यूशन पास करवाया, तो उस पर स्टे लगाना है, उसको रोकना है, डायरेक्टर्स ये एक्टिविटी ना कर सके उसके लिए उनको कंपेल करना है। तो ये सब मैटर्स लेके हम NCLT में जा सकते हैं। और भी देख लो, टू क्लेम डैमेजेस और कॉम्पनसेशन, वो तो आना ही था। फ्रॉडुलेंट तरीके से डायरेक्टर्स ने अगर कोई एक्ट किया है और उस वजह से इनको नुकसान हुआ है तो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं अगेंस्ट द डायरेक्टर्स और द कंपनी। ऑडिटर को भी चार्ज किया जा सकता है, B पॉइंट में बोलो, सेकेंड पॉइंट में, द ऑडिटर इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म ऑफ द कंपनी फॉर इम्प्रॉपर और मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स मेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो ऐसा नहीं ऑडिट रिपोर्ट में आप कुछ भी दे के निकल जाओ, बोले हमारा तो ओपिनियन था। ऑडिट रिपोर्ट इज़ एन ओपिनियन, इट इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट। तो भाई मेरा तो ओपिनियन है, ओपिनियन तो गलत भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है कि आपने मिसलीड किया है और अगर आप सही रिपोर्ट बनाते तो इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं होता, तो देन यू आर लायबल। ओपिनियन के नाम पे आप अपनी लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एनी एक्सपर्ट और एडवाइज़र कंसल्टेंट
कोई लॉयर हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, जिसने कोई रिपोर्ट बना के दी हो कि हमारे हिसाब से कंपनी ऐसी है वैसी है, और आपने अच्छा बोल दिया और बाद में सब फ्रॉड निकला, तो यू आर ऑल्सो लायबल। तो किसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना, किसी के बारे में ओपिनियन देना या पब्लिक स्टेटमेंट देना जिस पे लोग रिलाई करें, तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। विदाउट ड्यू डिलीजेंस अगर आप ऐसी कोई रिपोर्ट दे रहे हो तो इवन आपकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो रिस्क पे हो जाती है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू सीक एनी अदर रेमेडी एज द ट्रिब्यूनल मे डीम फिट। अब ये पॉइंट्स एक आंसर के बराबर हो गए। तो क्लास एक्शन सूट जब फाइल होता है तो क्या रेमेडीज़ NCLT से जो क्लेमेंट है वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक आंसर बन सकता है। आगे देखते हैं। Where the members or depositors seek any damages, compensation or demand any other suitable action from or against an audit firm, the liability shall be of the firm as well as of each partner who was involved in making any improper or misleading statement। वो इम्प्लाइड सी बात हो गई ना। अगर ऑडिट फर्म के खिलाफ एक्शन लिया तो आपको पता है पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी और म्यूचुअल लायबिलिटी वाला पार्ट होता ही है। तो फर्म के खिलाफ एक्शन हो रहा है मतलब ऑल द पार्टनर्स आर लायबल। फिर वो मैटर और डिटेल में जाएगा। फिर उसमें से कोई पार्टनर बोला आई वॉज अनअवेयर, मुझे तो नॉलेज ही नहीं था क्या हो रहा है, तो फिर वो प्रूव कर दे कि एक्चुअली में मेरे से ही बात छुपाई और बाकी पार्टनर्स ने फ्रॉड किया, तो वो केस वहाँ तक भी जा सकता है कि जो इनोसेंट पार्टनर है जो प्रूव कर दे कि उसकी नॉलेज में नहीं था, तो हो सकता है उस पर लायबिलिटी ना भी आए। बट अभी पॉइंट ये है कि क्लास एक्शन जो लेने गए हैं वो ऑडिट फर्म को लायबल होल्ड करेंगे, तो उसमें सारे पार्टनर्स पे फर्स्ट लायबिलिटी तो आएगी वैसा। नेक्स्ट, थर्ड सब सेक्शन में वो रिक्विजिट नंबर की बात हो रही है कि कितने लोग होने चाहिए क्लास एक्शन में जो एक्शन ले सकते हैं। तो वही सेम ही दिख रहा है, 100 members और नॉट लेस देन सच परसेंटेज ऑफ टोटल मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब विच एवर इज लेस। वो सच परसेंटेज में आता तो वही है 1/10 और 10 मतलब 100 और 10% वाला। तो परसेंटेज में कहीं पे भी आता है ऐसे मैटर में तो 1/10 या 10% आता है और क्वांटिटी में 100, ये स्टैंडर्ड ही है। इन्होंने यहाँ पे वो परसेंटेज कोड नहीं किया तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो एसोसिएटेड रूल होगा ना उसमें परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ नहीं है। तो अभी नहीं है तो अपने अज्यूम नहीं करते, एक बार रूल्स में वेरीफाई कर लेंगे, अगर सेम होगा तो यहाँ लिख सकते हैं, वेरीफाई करके लिखेंगे। तो सेक्शन 245 के साथ जो रेलेवेंट रूल होगा ना उसमें देखना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे ही लिखा है 100 members और नॉट लेस देन सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आपको पता है एज मे बी प्रिस्क्राइब वाली लाइन कहाँ जाती है, रूल्स में ही जाती है, तो वहाँ पे क्वांटिटी मिल जाएगी, वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, और दूसरे केस में बी पॉइंट में वही, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5, तो यहाँ पे वही 1/10 ही आना चाहिए था, लिख देते साथ में तो बेटर था। द रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, उसमें भी वही 100 की क्वांटिटी। आगे सबसेक्शन 4 में, इन कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 the tribunal shall take into account in particular whether the member or depositor is acting in good faith। हाँ, आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करते टाइम NCLT से वेरीफाई तो करेगा ना कि जो एप्लीकेंट आया है वो गुड फेथ में आया है या कोई मेलिशियस इंटेंशन है उसका प्रोसिक्यूट करने का, तो वो सब चेक किया जाएगा। एनी एविडेंस बिफोर इट हैज़ टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, तो ये सब एविडेंसेस को इवेलुएट किया जाएगा बिफोर टेकिंग एक्शन। Whether the cause of action is one which the member or depositor could pursue in his own right rather than through an order under this section। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि इसी सेक्शन में एप्लीकेशन करना ज़रूरी था, या ये मेंबर या डिपॉजिटर अगर इंडिविजुअली भी अपना राइट यूज़ करता तो भी काम हो जाता। क्लास एक्शन में तो आप पूरा झुंड लेके आए हो ना, सबको इकट्ठा कर लिया, तो क्या सबको इकट्ठा करना ज़रूरी था? क्योंकि एक इंडिविजुअल राइट्स भी तो होते हैं मेंबर के और एक कलेक्टिव राइट होते हैं। यहाँ पे आप कलेक्टिव वाला यूज़ कर रहे हो। अगर इंडिविजुअल से काम चल सकता था तो छोटे लेवल पे ही मैटर सॉल्व हो जाता, इतना बड़ा इशू बनाना ज़रूरी था क्या? तो वो भी पहले एक बार NCLT वेरीफाई करेगी। Any evidence before it as to views of the members or depositors of the company who have no personal interest direct or indirect in the matter being proceeded under this section। हाँ, मतलब आप गुड फेथ में आए हो, कंपनी के फेवर में आए हो तो बात समझ में आती है, आपका और कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। Whether the cause of action is an act or omission that is yet to occur, whether the act or omission could be and in the circumstances would be likely to be authorized by the company before it occurs or ratified by the company after it occurs। आप पहले ही पहुंच गए ट्रिब्यूनल में, सर इन्होंने ऐसा कर दिया तो इन्होंने वैसा कर दिया तो, अरे भैया ऐसे कैसे, अभी कुछ हुआ ही नहीं, अननेसेसरी पहले से आप इतना टेंशन ले रहे हो। तो बोले आपके पास कोई ऐसा रीज़न है जिससे आपको लगता हो कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टर्स कुछ इस तरीके का एक्शन लेने वाले हैं जिससे आपके राइट्स रोके जाएंगे, आपको नुकसान होगा, आपके पास कोई ग्राउंड्स टू बिलीव है तो आप हमें बताओ। तो हम इंजंक्शन या स्टे लगा देते हैं कि भाई देखो, जो जैसे आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया है तो रिजोल्यूशन पास करने के बाद तो एग्जीक्यूशन होगा,
तो आप रिजोल्यूशन पास करने के बाद अगर आए हो कि इस रिजोल्यूशन को वॉइड करो और इनको एग्जीक्यूशन करने से रोको, तो बात समझ भी आती है। अभी तक कंपनी में ऐसे कुछ मैटर ही नहीं हुआ है जिससे ये डाउट रेज हो कि डायरेक्टर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ये तो ऐसा बैठे बैठे आपके मन में आ गया कि ऐसा कुछ कभी हो गया तो आप पहले आ गए एनसीएलटी में। ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई अभी ऐसा भी नहीं हो सकता है, आग लगी नहीं, आप बुझाने आ गए, अभी तो धुआं भी नहीं निकला, कम से कम लगने तो कुछ आग वाग लगे, कुछ मैटर पता चले तो हम कुछ एक्शन लेंगे ना, अभी से क्या एक्शन लेंगे। तो इतना अगर कोई पहले से आ गया और कोई हुआ ही नहीं है कुछ, तो फिर उसको वैसे डील करना पड़ेगा। वेदर द कॉज ऑफ एक्शन इज एन एक्ट और ओमिशन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, वेदर द एक्ट और ओमिशन कुड बी एंड इन द सर्कमस्टांसेस वुड बी लाइकली टू बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। ऐसा ना हो जाए कि बाद में कंपनी के मेंबर्स उसको रेटिफाई कर दे। रेटिफाई करने का मतलब क्या है? पोस्ट अप्रूवल। आपने पहले काम कर दिया, फिर बताया कि देखो मैंने कर दिया है, अब जो है इसकी परमिशन दे दो। आप भी सोच रहे हो अब बोल के क्या फ़ायदा, अब जो करना था कर दिया, जाने दो और क्या। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि रेटिफिकेशन हो जाए बाद में। तो जिनको प्रॉब्लम है वो पहले ही पहुंच गए कि भाई मेजॉरिटी रेटिफाई कर देगी, बट फिर हमारा क्या होगा, हम एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, हम तो साइड पे हो जाएंगे। तो आपने एक्शन लिया तो वो चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा वैसे। नेक्स्ट, सबसेक्शन 5 इज एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज एडमिटेड। एडमिट करने से पहले ऊपर के सारे पॉइंट्स पे एनसीएलटी सोचेगी। तो सबसेक्शन 4 अपने आप में टॉपिक है। क्वेश्चन उतने पार्ट पे भी बन सकता है, पॉइंट्स तो है उनके पास कि भाई एनसीएलटी में क्लास एक्शन वाले एप्लीकेशन लेके गए, तो एनसीएलटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले कौन से ग्राउंड्स कंसिडर करता है, तो उसमें पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, वैसा है, तो ये एक आंसर बन जाएगा। अब एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? पब्लिक नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू ऑल द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। ऑल सिमिलर एप्लीकेशंस प्रिवेलेंट इन एनी ज्यूरिसडिक्शन शुड बी कंसोलिडेटेड इनटू सिंगल एप्लीकेशन। वो होना ही चाहिए। ऐसे मैटर और कहीं और किसी ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, किसी और ज्यूरिसडिक्शन में फाइल किए गए हो जिस पे कोई फैसला हुआ नहीं है, सब जुडाइस है, तो भाई अलग अलग जगह सेम मैटर चला के क्या फ़ायदा है? ट्रिब्यूनल बोलती है देखो सब इधर ही भेज दो, कंसोलिडेट कर दो, हम एक साथ मैटर सबका सॉर्ट कर देंगे। बाकी लीगल अथॉरिटीज़ को भी शांति कि चलो मैटर वहाँ चला गया, तो सेम मैटर अलग अलग जगह एक साथ चल रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जिसको अपने रेस्ट ऑफ जुडाइस वाला पार्ट बोलते हैं कि भाई एक ही मैटर दो पार्टीज़ के बीच में अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में चल रहा है, तो बाकी सब पे स्टे लगा देना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने बोला कंसोलिडेट ही कर दो, वहाँ स्टे लगाने का भी झंझट नहीं, इधर ही भेज दो, मर्ज हो गया, तो वहाँ से सारे केस खत्म। अब जो सॉल्यूशन हम देंगे वो फाइनल हो गया। वैसे तो ट्रिब्यूनल सामने से कंसोलिडेशन करवा देगा। Two class action applications for the same cause of action shall not be allowed. Implied cost or expenses shall be defrayed by the company or any other person responsible for the act. मतलब जो इसका पूरा खर्चा होगा ना, वो उससे लिया जाएगा जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, चाहे वो कंपनी हो या डायरेक्टर हो। Any other passed by the tribunal shall be binding on the company and all members, depositors, auditors. ये तो होने ही वाला है, बाइंडिंग इफेक्ट। Any company which fails to comply, ये आ गया पेनल्टी वाला प्रोविजन वैसा। Where an application filed before the tribunal is found to be frivolous or vexatious, ये वर्ड कहीं पढ़े आपने? frivolous, vexatious, मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं टॉर्ट्स में, malicious prosecution, ये वर्ड आते हैं। तो टर्म्स तो मैंने पहले समझाए हुए हैं। frivolous और vexatious का मतलब है बैड इंटेंशन, किसी को परेशान करने के लिए, झूठा केस फाइल किया, गलत एप्लीकेशन किया, मैलिफाइड, वही हो गया ना। और बाद में पता चला तो भाई जिसने झूठा केस किया उस पर भी तो कुछ पेनल्टी आनी चाहिए, उसको डर होना चाहिए कि बाद में पता चला कि मैंने झूठा केस किया है तो मेरे भी पैसे लग जाएंगे वैसा। तो वो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ऑपोजिट पार्टी को पे करना पड़ेगा। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी। ओके, बैंकिंग वालों के लिए फिर क्या है ना, अपने अपने रूल्स अलग से होते हैं, उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ओवरराइड कर जाता है, तो इसलिए ये सेक्शन पर्टिकुलरली मना किया। Subject to the compliance of this section, an application may be filed or any other action may be taken under this section by any person, group of persons or any association of persons representing the person affected by any act or omission specified in subsection 1। वही हो गया कि सारे लोग एक साथ एप्लीकेशन करने नहीं जाएंगे, चलेगा, आप अपना कंसेंट दे दो, तो उसके बेसिस पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मैटर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 245 की स्टोरी आपकी यहाँ पे हुई पूरी कंप्लीट। बोलो कोई कन्फ्यूजन इसमें? क्लियर? यहाँ तक सिंपल सेक्शन था। आगे देख लेते हैं 246, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241 एंड 245। देखें कौन से सेक्शंस की बात हो रही है। द गिवन प्रोविजंस शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर द गिवन टू सेक्शंस। ओके,
तो ये जो सेक्शंस का रेफरेंस आपको दिया है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ लर्न नहीं करना है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। बोला ये सारे सेक्शंस 241 और 245 में भी एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शंस आर मेजरली रिलेटेड टू पेनल्टी एंड लायबिलिटीज़। और म्यूटेंटिस बोल दिया मतलब वहाँ पे किसी और रेफरेंस में लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगे वैसा। तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करके नहीं जाना है उसको, क्योंकि सारे सेक्शन नहीं समझाए तो नाम दे दिया। चलो, तो ये टॉपिक कंप्लीट। और तो कुछ पेंडिंग नहीं था ना इस चैप्टर में, तो 1.7 भी आपका हो चुका है। ठीक है, नए टॉपिक पे चलते हैं। पेज नंबर 99।